Assalamualaikum. I'm Mariam Batul, and this is the third and the last part of our lecture on exchange rate. In this lecture, we are going to discuss the remaining two types of exchange rate regime, which is floating exchange rate and managed exchange rate. फ्लोटिंग जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम वो होता है कि जिसमें हम सिंपली डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस को एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करने देते हैं. So we have a foreign exchange market in which there is a demand for foreign currency and supply for foreign currency, और उसी डिमांड और सप्लाई की जो इंटरसेक्शन है उससे हमारे पास एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमिन होता है. इसमें डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस जो हैं सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल होंगे एक्सचेंज रेट के साथ, और कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, कोई सेंट्रल बैंक इंटरफेरेंस नहीं होती. सिर्फ डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस जो हैं वो एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करेंगे. अगर डिमांड ऑफ करेंसी या सप्लाई ऑफ करेंसी में कोई चेंज आएगा तो उससे एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन होगी इन द एक्सचेंज रेट. An increase in the demand for the local currency will cause it to appreciate or rise. अगर हमारे पास अगर डिमांड बढ़ती है लोकल करेंसी की यानी कि पाकिस्तानी रुपये की, तो उसकी वैल्यू जो है विच इज एक्सचेंज रेट वो भी बढ़ जाएगा. तो उसके हम ये कहेंगे कि पाकिस्तानी रुपये जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है. लेकिन अगर फॉरेन करेंसी की वैल्यू की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी, तो हमारे पास जो लोकल करेंसी की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी. इसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन इन द लोकल डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू. एक्सचेंज रेट डिटरमिन कैसे होता है, ये जमीका की एग्जांपल है. विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर वी हैव डिमांड ऑफ डॉलर्स एंड वी हैव सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर्स. जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे एक आपके पास एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमिन हो जाता है. अगर डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो एक्सचेंज रेट की वैल्यू जो है वो भी कम या ज़्यादा हो जाएगी. There are multiple advantages of this type of exchange rate system. एक तो ये कि मार्केट डिटरमिन करती है तो ज़्यादा एफिशिएंट होगा. अगर डिमांड कम है तो उस लिहाज से वैल्यू कम हो जाएगी. सप्लाई में अगर कोई चेंज आएगा तो उसके लिहाज से वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है. तो बड़ा एफिशिएंटली मार्केट जो है वो वर्क करेगी. मार्केट में किसी तरह की कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आती. सेकंड ये कि जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उनको आप इंटरफेरेंस के लिए यूज करने की ज़रूरत नहीं रहती. एज वी डिस्कस इन द डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, that when you have a fixed exchange rate system, पीरियोडिकली जो गवर्नमेंट है उसको इंटरफेरेंस करनी पड़ती है. उसको अपने जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उनको यूज करना पड़ता है कि वो एक्सचेंज रेट को एक लेवल पे मेंटेन कर सकें. But in the case of floating, market will determine the value, so there is no need to there is no need to intervene with the reserves. एक और हमने इशू देखा था फिक्स का, वो ये कि अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड करेंसी हो सकती है. इन दिस केस इट वॉन्ट हैपन. हमारे पास ना अंडर वैल्यूड करेंसी होती है ना ओवर वैल्यूड करेंसी होती है. वो उसकी जो ट्रू वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग होती है. और अगर कोई डिस्टर्बेंस आती है या कोई भी फ्लक्चुएशन आती है मार्केट में, सप्लाई ज़्यादा हो जाए या डिमांड ज़्यादा हो जाए, तो वो उसके लिहाज से ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी वैल्यू. एक और फायदा ये है कि अगर कोई इकोनॉमिक शॉक आता है वही सप्लाई या डिमांड का या और किसी तरह का, तो उसको ये मार्केट इजीली ऑब्जर्व जो है वो कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, कोई एक्सटर्नल पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है. मार्केट जो है वो खुद ही ऑटोमेटिकली रेगुलेट होती रहेगी. This will help the government to use its policies, the fiscal policy and monetary policy, in order to focus on other goals. इकोनॉमिक ग्रोथ है, मनी सप्लाई कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट को कर्टेल करना है, या जो भी आपका गवर्नमेंट पॉलिसी गोल्स हैं आप उनको परसू कर सकते हो
rather than focusing all your resources on maintaining a exchange rate, फिर ये इशू नहीं आएगा। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में एडजस्टमेंट है वो भी ऑटोमेटिकली होती रहती है, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होने का भी खर्चा नहीं होता। But again, this system is also not perfect, so there are different issues. एक तो सबसे बड़ा ये कि लार्ज डेप्रिसिएशन आ सकती है। अगर आप करेंसी को फ्लोटिंग पे छोड़ दें तो करेंसी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, हो भी सकती है एक सर्टेन टाइम पीरियड में। जैसे एकदम से प्रीवियस ईयर में जो डॉलर थी, उस डॉलर का एक्सचेंज रेट था वो 100 या 110 से बढ़ के 150 तक आया, तो उससे पूरी हमारी इकोनॉमी जो थी वो डिस्टर्ब हो गई थी। इतनी मैसिव डेप्रिसिएशन जब हुई करेंसी में तो उसने पूरी इकोनॉमी को डिस्टर्ब किया, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हो गई। तो ये सारे इश्यूज हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के। और एक सबसे बड़ा इश्यू इसका ये भी है कि जब एक्सचेंज रेट जो है वो उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती, तो जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है जो उस पर डिपेंड कर रही होती है वो भी बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट होती है। जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें पता नहीं है कि अगर वो कितनी चीज़ें प्रोड्यूस करें, क्योंकि एक्सपोर्ट कितनी होगी ये डिपेंड करेगा एक्सचेंज रेट पे, और एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज हो सकता है, कम या ज़्यादा, उसमें हर तरह के चेंजेस जो हैं वो आ सकते हैं। यू आर नॉट श्योर कि वो चेंजेस कब आएंगे, कितना आएगा, किस लेवल का चेंज आएगा। सो जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो इससे बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट होती है, उसमें एक इंस्टेबिलिटी आती है। टर्म ऑफ ट्रेड जो है वो भी डिक्रीज हो सकती है, इसके साथ अनसर्टेनिटी आती है, करेंसी की वैल्यू में स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इन्वेस्टमेंट भी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो अब इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्की हो गई है। So these are the different issues or disadvantages of floating exchange rate. एडवांटेजेस भी हैं बट डिसएडवांटेजेस भी हैं। अभी जो अगर हम इन जनरल देखें तो काफ़ी कंट्रीज जो हैं वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को प्रेफर करती हैं। So before moving forward towards the managed exchange rate system, you need to know about the difference between fixed and floating. Fixed exchange rate system, as we discussed earlier, is कि जो गवर्नमेंट है वो उसको एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देती है किसी भी टर्म में। वो गोल्ड की सूरत में हो सकता है, वो किसी और करेंसी की सूरत में गवर्नमेंट जो है उसकी बेस पे एक्सचेंज रेट को फिक्स कर सकती है, और डिमांड और सप्लाई में कितना भी चेंज आ रहा है उससे ये चेंज नहीं होता। ऑन द अदर हैंड जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो उसी तरह से फिक्स होता है जैसे आप किसी चीज़ की प्राइसेस फिक्स करते हो, यानी कि उसकी डिमांड और सप्लाई से। अगर डिमांड या सप्लाई में कोई चेंज आएगा तो उसके लिहाज से उसकी वैल्यू भी फौरन से चेंज हो जाएगी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती इसमें। There are different terms that we use while discussing the exchange rate system. अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो तो उसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजीम में अप्रिसिएशन की टर्म यूज करते हैं, और फिक्स एक्सचेंज रेट में हम रीवैल्यूएशन की टर्म यूज करेंगे। लेकिन अगर एक्सचेंज रेट कम हो तो, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजीम है, तब हम डेप्रिसिएशन की टर्म यूज करते हैं। वाइल द केस ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट, अगर आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो तो उसको हम डीवैल्यूएशन कहते हैं। आप लोगों ने इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान में, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में पढ़ा होगा, 1970s में पाकिस्तान की जो करेंसी थी उसको डीवैल्यूएट किया गया था। उस वक्त में 1970s में चूंकि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता था, तो डीवैल्यूएशन क्या हुई थी कि हमने खुद अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया था ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़े और इम्पोर्ट्स जो हैं वो कम हो, और जो टर्म ऑफ ट्रेड है वो इम्प्रूव की जा सके, इसलिए डीवैल्यूएशन की टर्म यूज होगी। लेकिन अगर आपकी जैसे आजकल अगर डॉलर जो पाकिस्तानी रुपी है उसकी वैल्यू कम होगी तो हम डेप्रिसिएशन की टर्म यूज करेंगे, एंड द ऑपोजिट विल बी एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। तो ये जो चार टर्म्स हैं और इनका जो डिफरेंस है आपस में, ये आपको पता होना चाहिए।
let's move towards the last system, which is the managed floating exchange rate system. इसमें हम क्या करते हैं कि मेनली तो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के थ्रू ही एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है डे टू डे बेसिस पे। और लेकिन अगर एक्सचेंज रेट एक सर्टन लेवल से कम हो या एक सर्टन लेवल से ज़्यादा हो तो फिर जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेरेंस करती है और फिर गवर्नमेंट जो है वो एक्सचेंज रेट को चेंज करती है। अब इसमें स्टेबल होता ये है कि जो सेंट्रल बैंक है वो स्टेबलाइज करता है करेंसी को, लेकिन उसको फिक्स नहीं करता। ठीक है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए स्टेबल जरूर करता, लेकिन उसको फिक्स नहीं करेगा किसी भी लिहाज से। अब उसमें ये होगा कि इट्स वी कैन से दैट दिस सिस्टम इज लाइक बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड। जो फिक्स के बेनिफिट्स हैं आपको वो भी मिल जाते हैं और जो फ्लोटिंग के बेनिफिट्स हैं वो भी मिल जाते हैं। लाइक जो एक्सपोर्टर हैं उन्हें एक अश्योरिटी होगी कि एक सर्टेन लेवल से कम या ज़्यादा एक्सचेंज रेट नहीं होगा। और जो फ्लोटिंग के फायदे हैं कि गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस नहीं करनी पड़ती बार बार। अगर वो एक मॉडरेट वे में चेंज आ रहा है 2% 1% तो उसको इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपके पास डायग्राम में बड़े बेहतरीन तरीके में मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया। एक अपर लिमिट है हमारे पास डॉलर की और एक लोअर लिमिट है। ठीक है, इसमें हमारा पास इम्पैक्ट क्या होगा कि अगर इस दोनों अपर और लोअर लिमिट के दरमियान में कोई फ्लक्चुएशंस आ रही हैं तो वेल एंड गुड। इतनी अगर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं इस लेवल पे एक्सचेंज रेट जो है वो इतना हो या कम हो रहा है, तो जब तक वो इन दोनों अपर और लोअर बाउंड के दरमियान में है इट वॉन्ट मैटर। वो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस जो है वो उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लेंगी। लेकिन अगर अपर लिमिट से बढ़े तो फिर मसला आता है, या लोअर लिमिट से नीचे जाए तो फिर इशू आएगा। फिर जो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है वो इंटरफेयर करेगा और वो उसको स्टेबलाइज करेगा एक्सचेंज रेट। देर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम। इसमें ये एक तो ये कि दोनों के बेनिफिट्स आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट यही है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रह जाता कि आपने फिक्स ही रखना है या फ्लोटिंग पे रहना है ना। आप दोनों के जो बेनिफिट्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। जितनी कम इंस्टेबिलिटी होगी उतनी ही कम इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। और जो बाकी जितनी भी डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी है वो उसको इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी के लिए। उसमें इसका रोल जो है एक्सचेंज रेट के लिए इंटरवेंशन की ज़रूरत जो है वो मिनिमम होती है। लेकिन अगर जितनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा इंटरवेंशन ज़रूरी होगी और फिर मॉनेटरी के जो पॉलिसी के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए कम गैप रह जाएगा। फिर ये होगा कि जैसे फिक्स में होता था कि सारे के जो रिसोर्सेज हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है और बाकी जो टूल्स हैं वो एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने में सर्व हो जाएंगे रेदर देन फोकसिंग ऑन द अदर गोल्स। द डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम इज कि हमारे पास अब इंस्टेबिलिटी अगर आई है तो कब इंटरवेन करना चाहिए। अगर एक दिन के लिए कम या ज़्यादा प्राइसेस हुई हैं तो फौरन से इंटरवेंशन हो, या एक हफ्ते तक अगर प्राइसेस कम जाएं तो फिर हो, एक मंथ तक हो। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पॉलिसी मेकर्स को आंसर करना पड़ता है। फिर ये कि अगर कितने परसेंट डिस्टेबलाइजिंग आए तो उन्हें इंटरवेंशन करनी पड़ चाहिए। अगर 2% चेंज आए या 10% चेंज आए, किस सर्टन थ्रेश होल्ड लेवल क्या हो कि जी इस लेवल इतने परसेंट डिक्रीज आए तो फिर हम इंटरवेंशन करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। सो दिस इज द इशू विद दिस सिस्टम। इंटरवेंशन कब करें और कितनी करें, कितने लेवल पे करें, ये इसका इशू है।
फिर ये कि अगर सेंट्रल बैंक जो है वो फौरन से विद इन अ डे, आज एक्सचेंज रेट जो है वो उसकी लोअर लिमिट से नीचे गया है तो वो कल ही उसमें इंटरवेंशन करते हैं तो भी मसला है। अगर वो ऐसा इंतज़ार कर ले, ज़्यादा इंतज़ार कर ले विद इन अ, कि वो 1 हफ्ता 2 हफ्ते इंतज़ार करे कि क्या पता मार्केट जो है वो खुद ही स्टेबल हो जाए, तो उससे भी फर्दर इशू आ सकता है। मे बी 2 वीक्स तक मार्केट में इतना नुकसान हो चुका हो कि अब वो उसको स्टेबलाइज करना जो है वो पॉसिबल ही ना रहे। तो ये भी एक इसका इशू है। अब एक्सचेंज रेट में जो चेंज आता है उसका क्या इम्पैक्ट है? जो एक्सचेंज रेट का चेंज आएगा, अगर हम फ्लोटिंग की बात कर रहे हैं तो उसको हम एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन की टर्म यूज करेंगे, जैसा कि पहले बताया मैंने। तो दो तरह के हमारे पास चेंज आते हैं। सपोज कि आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो कम होती है, डेप्रिशिएट हो रही है, तो पहला इफेक्ट आएगा प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट ये होगा कि जो आपकी चीज़ें हैं, जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स हैं वो सस्ती हो जाएंगी और जो इंपोर्ट्स हैं वो महंगी हो जाएंगी। इस डिवैल्यूएशन से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इफेक्ट होगा पूरे तरीके से। सेकंड ये है कि जो वॉल्यूम इफेक्ट उसका नाम है, सेकंड इफेक्ट को हम वॉल्यूम इफेक्ट बोलते हैं। इन दिस व्हाट हैपेंड इज कि जब आपकी चीज़ें सस्ती होंगी तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट जो है वो कम्पिटिटिव मार्केट होती है, तो जिस चीज़ की प्राइस जितनी कम होती है उसकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा होती है। सो जब उसकी प्राइसेस जो हैं वो, आपकी चीज़ों की प्राइस कम होंगी तो आपकी जो एक चीप एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा सेल होंगी, और जो इंपोर्ट्स हैं वो चूंकि महंगी हैं तो लोग जो हैं इंपोर्ट्स को कम कर देंगे। इन दैट केस द बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो आपका इम्प्रूव होगा। तो अब ये दोनों इफेक्ट्स मिलके बैलेंस ऑफ पेमेंट को इफेक्ट करेंगे। किस तरह से इफेक्ट होगा? इट विल बी ऑन द एग्रीगेट ऑफ बोथ ऑफ दीज। अगर तो प्राइस इफेक्ट ज़्यादा है वॉल्यूम इफेक्ट से तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिटेरिएट होगा। अगर वॉल्यूम इफेक्ट ज़्यादा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है जी, सो दिस वाज द लेक्चर। वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज एक्सचेंज रेट, what is the exchange rate of Pakistan with respect to different currencies. Then we discussed fixed exchange rate system, floating exchange rate system and managed exchange rate system. इन तीनों के हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए हैं। अगर आपने फर्दर स्टडी करनी हो तो मैंने लास्ट पे एक लिंक डाला है ल्यूमन लर्निंग का, यू कैन लर्न फ्रॉम दैट। वैसे मैंने स्लाइड्स इसीलिए ज़्यादा मटेरियल है कि आपको कहीं से मजीद फर्दर स्टडी के लिए एडिशनल सर्चिंग की ज़रूरत ना पड़े। But if you still want to learn about some concept, you can learn it